हेलो बेटा, आज कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और जिसको हम आज बिल्कुल फील लेके पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब मैं शुरू में ही बता देता हूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, बहुत बड़ी शीट है ना, प्लेन शीट है, पतली सी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना, उसकी लेंथ ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है। इस शीट की वजह से किसी भी जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानने वाले हैं, जैसे कि यहाँ 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 या इसके बहुत पास। ऐसे ही इस तरफ भी यहाँ 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 हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये जानने वाले हैं। तो मैं कुछ स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि इस डायग्राम में और इसमें क्या बताया गया है। ये जो डायग्राम है ये शीट के बारे में बता रहा है, जो हम शीट ले रहे हैं इसके बारे में बता रहा है। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, जिसकी जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वह है प्लस सिग्मा। ओके, डेंसिटी क्या बताती है कि कोई चार्ज कितने गाढ़े रूप से भरा हुआ है। ठीक है, हमें इस शीट को मान लो हमने ऐसे रख दिया तो हमें इस जगह पे मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस तरफ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, इतनी दूरी पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ गोज लॉ का यूज करेंगे, गोज थ्योरम का यूज करेंगे, जिसके अनुसार हम यह जानते हैं कि अगर हम किसी बंद सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो वह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह बराबर होता है उस सरफेस के अंदर बंद चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो हमें इस सरफेस का कुछ हिस्सा बंद करना पड़ेगा ताकि हम गोज लॉ अप्लाई कर सके। तो बंद कैसे करेंगे उसका भी हमने एक जुगाड़ निकाला है। देखो, हम इस सरफेस के दोनों तरफ एक सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस मानेंगे, दोनों तरफ है। मतलब जैसे मान लो मेरे को इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इतना ही लंबा एक गोजियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस चुन लूंगा और यही गोजियन सरफेस मैं इस तरफ भी चुन लूंगा, बिल्कुल उसके सामने। बहुत बढ़िया। फायदा क्या होगा कि इस हिस्से में जहां मैंने रख रखा है, सिर्फ इस हिस्से में सर्कुलर पोर्शन में जितना चार्ज कैद होगा हम उस चार्ज को एनक्लोज्ड चार्ज मान लेंगे, अंदर का चार्ज मान लेंगे और उसके बाद हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। काम आसान कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर यह इनफाइनाइट लंबी सीट है, बहुत लंबी सीट है, तो इसकी वजह से इस सीट में जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो इस सीट के परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ बाहर निकलेंगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऊपर या नीचे बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख देता हूं, जिसका ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आप देख रहे हो, और यहां पे जो सर्कुलर पोर्शन है ये देख रहे हो, तो जरा फील करो, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तो फील करो, क्या कोई भी लाइन इस कर्व्ड सरफेस एरिया को काट कर गुजरेगी? तो आप कहेंगे नहीं, सारी लाइनें इस सरफेस के पैरेलल चली जाएंगी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछूं कोई भी लाइन इस सर्कुलर एरिया में से गुजरेगी? तो आप कहेंगे कि हाँ, जिन भी लाइनों को गुजरना होगा, कितनी लाइनों को, जितना एरिया इसने कैप्चर किया है, इसमें से निकलने वाली जिन भी लाइनों को गुजरना होगा इस तरफ है, वो सारी इस सर्कुलर एरिया से गुजरेंगी। और सेम टू सेम इस तरफ भी जिन भी लाइंस को, कौन सी लाइन से, जो एरिया हमने कैप्चर कर लिया है, इस एरिया की वजह से जो चार्ज है और उस चार्ज से जो लाइनें गुजरेंगी वो सारी की सारी सामने वाले सर्कुलर एरिया से गुजरेंगी। मतलब हमारे काम का जो एरिया है जिसमें से फ्लक्स गुजरेगा वह सिर्फ सर्कुलर एरिया है, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वह दोनों साइड के सर्कुलर जो पोर्शन है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इस एरिया से गुजरेगा, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया से गुजरेगा। बस अगर आप इतनी बात समझ गए हो, फील ले ली है, तो अब बहुत आसानी डेरिवेशन हो चुका है आपके लिए। हम क्या लिखेंगे? देखो, हम जानते हैं गोज लॉ के अनुसार
कि जो टोटल फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वह होता है एनक्लोज्ड चार्ज, जितना चार्ज किसी बंद सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ कि जो भी फ्लक्स गुजरेगा वह इस क्षेत्र से गुजरेगा और इस क्षेत्र से गुजरेगा, इस एरिया से गुजरेगा। बहुत बढ़िया बात है। इस सरफेस से जो कर्ड सरफेस था उसको तो कोई भी लाइन काट के नहीं गुजरेगी। हाँ, ये भी बहुत सही बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां से भी फ्लक्स गुजरेगा और यहां से भी फ्लक्स गुजरेगा। और ध्यान से सुनो बेटा, दोनों तरफ से गुजरने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इस जगह की बात करूं तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ एरिया वेक्टर भी है। हाँ, बहुत बढ़िया बात। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ एरिया वेक्टर भी है। हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो यहां जो फ्लक्स होगा और वहां जो फ्लक्स होगा दोनों पॉजिटिव होंगे, इसीलिए दोनों फ्लक्स को हम टोटल फ्लक्स बनाने के लिए जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर यह एरिया ए है सर्कुलर पोर्शन का, तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? आप कहेंगे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया, क्योंकि कोस थीटा में यहां थीटा 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है क्योंकि दूरी सेम ही है। हालांकि इस बात पे हम बात कर लेंगे अभी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो दूरी पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता उसकी भी फील दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरफ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया EA, इस तरफ से गुजरने वाला फ्लक्स भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया, तो टोटल फ्लक्स हो गया EA गुना EA। क्योंकि हमें तो चाहिए ना टोटल फ्लक्स, एक क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए। इस सरफेस से तो गुजरेगा ही नहीं, साइड वाले से गुजरा। ओके, हम लिख देंगे चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है जिस एरिया को सिलेंड्रिकल पोर्शन ने कैप्चर किया था उसमें उसके अंदर कितना चार्ज है वही देखना है बस। तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? आप जानते हो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है? dq अपॉन ds। मतलब हम अगर टोटल चार्ज निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी गुणा एरिया। तो वहां से अपना टोटल चार्ज आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और पूरा एरिया क्या है? A। तो टोटल चार्ज आ गया, अंदर अंदर जो कैप्चर हुआ है सिग्मा A। तो यहां से लिख देंगे हम टोटल चार्ज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको लिखूं जोड़ के तो हो जाएगा 2EA, यह बराबर हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लिख सकते हैं सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, जिसको मेरा बेटा हम बहुत आसानी से यह लिख सकते हैं, यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कितना होगा? एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह आ चुका है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है जिधर एरिया वेक्टर है। इस तरफ भी इधर है, इस तरफ भी इधर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n यूनिट वेक्टर। यहां पे n यूनिट वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बड़े अचंभे की बात यह है कि आप देखो इसमें कहीं भी दूरी का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी दूर खड़े हैं, आप कितनी दूर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यह बड़े एक सरप्राइजिंग बात है, लेकिन उसको जरा फील कर लेते हैं। क्यों? देखो बहुत बड़ी सीट है, तो होगा क्या? अगर मैं यहां की बात करूं तो इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगा, लेकिन कोई चार्ज यहां भी रखा होगा, उसकी वजह से नीचे होगा, कोई चार्ज यहां भी रखा होगा, इसकी वजह से थोड़ा ऊपर होगा। यहां की बात करूं तो भी, यहां की बात करूं तो भी ऐसा ही सीन बनेगा। मतलब क्या है कि बहुत बड़ी सीट होने की वजह से आप जो दूरी लेंगे ना, उस दूरी का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आप थोड़ी दूर भी चले जाएंगे तो भी इस सीट पे इतना चार्ज भरा पड़ा है कि वो उस दूरी की कमी को पूरा कर देगा। आप और भी ज्यादा दूर जाएंगे तो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आपको
काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छी फील आई होगी। इसी प्रकार फील करके पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।